हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। डेट है आज की 13 अगस्त और हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले आर्टिकल हम देखेंगे क्लाइंबिंग डाउन रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.7% आ चुका है, जो कि पिछले कुछ महीनों में 7% से ऊपर था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट ग्रीव एट 7% इन मई एंड जून। तो मई और जून के महीने में 7% से ऊपर हो चुका था इन्फ्लेशन रेट। तो अब इन्फ्लेशन रेट की रेंज क्या है? तो आरबीआई ने जो फिक्स किया हुआ है वो है 4% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए मैक्सिमम एक साल में, और इसमें एक कंफर्ट जोन दिया गया ±2% का। तो टोटल जो इन्फ्लेशन रेंज होना चाहिए वो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेंज होना चाहिए। पर हम अभी अभी भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% है, जो कि अभी भी ज़्यादा है। तो ऑथर ने ये कहा है कि फ्यूचर में 35 से 60 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज और देखने को मिल सकता है, इन एडिशन टू 140 बेसिस पॉइंट जो अभी आरबीआई ने इंक्रीज किया है। तो अब 140 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो 140 बेसिस पॉइंट का मतलब है सिंपली 1.4%। तो ये फिलहाल रेपो रेट में इंक्रीज किया गया है पिछले कुछ महीनों में। तो अगर 35 टू 60 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो है 1.75% से लेके 2% तक रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी करंटली जो अगर रेपो रेट देखें वो 5.4 है। तो उसमें अगर 1.4, तो अगर उसमें 1.4% ऐड हुआ है पिछले कुछ महीनों में, तो जो रेपो रेट था वो 4% था बिफोर इंक्रीजिंग इट टू 5.4। तो हम अगर इसमें बात करें कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई जो है एसबीआई या किसी बैंक को लोन देती है। तो अगर एसबीआई को पैसे चाहिए तो एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके लोन मांगेगा। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लोन देगा वो इस समय है 5.4%। तो फिर एसबीआई अगर आगे लोन को फॉरवर्ड करता है तो यूजुअल सी बात है कि वो 6% से ज़्यादा का लोन होगा, क्योंकि आरबीआई को 5.4% तो वापस कर देने हैं। तो जो 6% है तो इसमें 0.6% आरबीआई का जो है इसमें फ़ायदा होगा। तो लोन महंगे हो गए, आप देख सकते हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 4% होगा, तो अगर आरबीआई उसको 5% पे दे रही थी, तो अब सेम रेट पे अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 5.4 होने के बाद तो यहाँ पे ये 6.4 हो गया है। तो लोन जो है कंज्यूमर को महंगा पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो खर्चा करना बंद करेगा या कम कर देगा खर्चा करना, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा ईज हो जाएगा। और इसी रेपो रेट को बढ़ाने से आरबीआई को जो इकोनॉमी में एक्सेस मनी है उसको खींचने का मौका मिल जाता है और इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बताया है कि जो 8 ईयर हाई इन्फ्लेशन हो गया था अप्रैल के महीने में, जो इन्फ्लेशन था वो 8 साल में पहली बार इतना ज़्यादा हुआ था अप्रैल के महीने में। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आगे ऑथर ये होप कर रहे हैं कि इंडिया ने अपना इन्फ्लेशन का वर्स्ट देख लिया और अब इन्फ्लेशन कम होने की तरफ बढ़ रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं जो डिफरेंसेस है 6.7% में, तो ये जो 6.7% इन्फ्लेशन है ये एग्जैक्ट इन्फ्लेशन नहीं है, वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ इन्फ्लेशन है। अगर हम एग्जांपल लें तो फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो 12% था जुलाई में। फिर हाउसिंग इन्फ्लेशन जो था वो 4% से भी कम था। फिर अगर हम बात करें फूड प्राइस इन्फ्लेशन की तो वो था 6.8%, जो कि ये कम हुआ है। अगर हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी 6.8% है, जो कि 7.8% जून में था। फिर जो वेजिटेबल का प्राइस था वो 11% इंक्रीज कर गया, और मसालों की और एडिबल ऑयल्स का जो प्राइस था वो 13% और 8% रेस्पेक्टिवली बढ़ा है। स्टेट वाइज भी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं कि तेलंगाना और दिल्ली जैसी जो स्टेट्स थे, सॉरी, दिल्ली जैसे जो स्टेट थे वहाँ पे 4.1% इन्फ्लेशन रहा है, और तेलंगाना में हाई इन्फ्लेशन रहा है लाइक 8.9%। आसाम, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में 7.8% इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। वहीं हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटका
में 5% से कम इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पॉलिसी चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर हम आगे देखें तो ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पे पॉलिसी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें अभी भी ये माना जा रहा है कि जो करंट इन्फ्लेशन है इस साल तो 6% से ज़्यादा ही रहने का अनुमान है, क्योंकि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 उसके लास्ट क्वार्टर में देखें तो इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा था। तो ये इस आर्टिकल में इतना बताया गया है। तो अगर इसमें आखिरी में ऑथर ने ये कहा है कि जो हम एफर्ट ला रहे हैं इन्फ्लेशन को डाउन करने में, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है वो हैम्पर होगा। तो ये इस आर्टिकल में था, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। हम कुछ टर्म्स जो है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट होता है जो भी एक कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है उनका। और हम बात करें तो बीओपी जो है वो या तो सरप्लस में हो सकता है या तो डेफिसिट में हो सकता है। तो सरप्लस की बात करते हैं तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है हमारे इंपोर्ट से, तो ऑब्वियसली बात है हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो होगा सरप्लस में। और अगर हम बात करते हैं डेफिसिट की, तो एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से कम है, मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारी जो इकोनॉमी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो होगा डेफिसिट में। फिर हम देखते हैं WPI क्या होता है। WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है कि जो गुड्स एंड जो ट्रेड हो रहे हैं या फिर गुड्स बेचे जा रहे हैं या ट्रेड हो रहे हैं उनके जो प्राइसेस में चेंज कितना आ रहा है। और ये जो है ये मेजर करता है बल्क में बेचे गए सामान को, होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस। एक होलसेल बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेचा है, तो प्राइसेस में क्या चेंजेस रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है या फिर होलसेल प्राइस में कितने चेंजेस आ रहे हैं ये पता चलता है। तो अगर इसकी बात करें ये पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो कहाँ आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो हम इसकी बात करते हो, इसका एक फैक्ट है कि ये जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इन्फ्लेशन इंडिकेटर है इंडिया में। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जो जनरल पब्लिक है उससे रिलेट नहीं कर पाता ये, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है वो तो होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट बाई नहीं करती है, वो तो रिटेल प्राइस पे बाई करते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म है। फिर अगर हम बात करते हैं बेस ईयर की, तो बेस ईयर को जो 2011-12 कर दिया गया है 2004-5 से। अब हम बात करते हैं अगर 13% WPI इंक्रीज हुआ है या 13% WPI है, तो किसके रेस्पेक्ट में 13 PI है, 13% है WPI। तो पहले जो था वो 2004-5 का जो बेस ईयर लिया गया था, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन था उससे कंपेयर करते हुए, उससे प्राइसेस को कंपेयर करते हुए देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम 2011-12 की बात करते हैं तो 2011-12 को बेस ईयर ले लिया गया है, 2017 में इसको लाया गया था, 2011-12 को बेस ईयर लिया है। और इससे अब देखते हैं कि इसके कंपेरिजन में आज की प्राइस कितनी है और कितना परसेंट इन्फ्लेशन है। तो अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स 13% है, तो जो होलसेल ट्रेड हो रहा है उसमें जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 13% है। मतलब कि 2011-12 में जो प्राइस थी उससे 13% आज ज़्यादा हो चुका है। ये इसका सिंपली कहने का मतलब है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, ये भी इन्फ्लेशन मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है, जो प्राइस में चेंज हो रहा है रिटेल पर्सपेक्टिव से, रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से उसको मेजर करता है। तो इसको रिलीज कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। इसको कौन रिलीज करता था, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, जो कि WPI को रिलीज करता है। हम बात करते हैं CPI की, तो CPI को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। फिर CPI कैलकुलेट क्या करता है, जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज है उनके प्राइस में डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो जो इंडियन कंज्यूमर है जिसको खरीद के यूज़ करता है उससे रिलेटेड है ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है कि जो कंज्यूमर जो यूज़ करता है प्रोडक्ट उसका प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उससे क्या इन्फ्लेशन आ रहा है, उससे रिलेटेड है। तो अगर हम CPI की बात करें तो इसके कुछ सब ग्रुप हैं, लाइक फूड एंड बेवरेजेस, फूड, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर। ये सब इसके जो कुछ है सेवरल सब ग्रुप्स हैं।
तो सीपीआई के 4 टाइप होते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए होता है, रूरल लेबरर के लिए होता है, और सीपीआई जो है रूरल और अर्बन का कंबाइंड होता है। तो जो ये तीनों है वो लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है। लेबर ब्यूरो क्या कहाँ आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है लेबर ब्यूरो। फिर हम बात करते हैं 4 की, तो ये जो है मॉस्पी द्वारा, मॉस्पी के अंडर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सीपीआई रूरल एंड अर्बन कंबाइंड। तो एनएसओ का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी के अंडर ये आता है। तो इसमें भी एक बेस ईयर लेना होगा जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो बेस ईयर है 2012 है। जो ये इंडस्ट्रियल वर्कर था, सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था, उसका बेस ईयर 2016 कर दिया गया है रिसेंटली। तो अभी चेंज किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये न्यू सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला है जिसका बेस ईयर था 2016। फिर हम देखें तो इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का हिंदी में मतलब है महंगाई या मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन उस चीज़ को रेफर कर जाता है जिसमें जो मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो कि डेली और कॉमन यूज़ के लिए, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउस, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेबल, उनके प्राइसेस में क्या अगर राइज हो जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर महंगाई कहते हैं। तो इन्फ्लेशन का अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। लेकिन अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है कि महंगाई कितनी है। अगर किसी सामान का जो दाम है वो अगर बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन है, सीधे सीधी बात है। फिर इन्फ्लेशन मेजर क्या करता है? जैसे अगर एक बास्केट हम बना लेते हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें रख लेते हैं, लाइक चीनी, दाल, आटा, चावल, गेहूँ। तो अगर एक एग्जांपल के लिए ये सब रख लेते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि उसका एवरेज प्राइस निकालते हैं, जैसे अगर ये 10 रुपये है, ये 20 रुपये है, ये 30 रुपये, तो इन सब का एवरेज निकाल के अगर ये 50 रुपये आता है एवरेज, और कंपेयर करने के बाद आज 60 रुपये एवरेज है, मतलब आज कंपेयर करते हैं और लास्ट मंथ कंपेयर किया था तो 50 एवरेज था, आज 60 रुपये है। तो अगर हम निकालें तो डिफरेंस आया 10, और जो पिछले महीने प्राइस था वो था 50, या अगर हम बेस प्राइस लें वो 50। तो अगर हम निकालते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो टोटल 20% का हुआ है। हालांकि इतना होता नहीं है, अभी तो 6% का इन्फ्लेशन है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इन्फ्लेशन इतना हुआ है एक जनरल टर्म में। फिर हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इंडिकेट क्या करता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी लोग खरीदना बंद करेंगे या कम कर देंगे खरीदना, जितना पहले परचेस करते थे उतना नहीं कर देंगे। अब कोई भी चीज़ें महंगी हो रही, जो 100 रुपये में अगर हम 10 किलो ले आते थे कुछ भी सामान, तो अब 100 रुपये में 5 किलो आएगा, तो 100 रुपये में 6 किलो ही आ पाएगा। तो इससे परचेसिंग पावर, अब कोई भी पर्सन 100 रुपये से ज़्यादा लगाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसका भी एक सर्टेन इनकम है, तो वो इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। तो इससे इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि जो कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें डिसेलरेशन आ जाता है। डिसेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब तेजी, डिसेलरेशन मतलब कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे हो जाएगी, मतलब नीचे गिरने लगेगी, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है इतनी तेजी से नहीं। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है थोड़ा सा ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो उतनी तेजी से ऊपर इकोनॉमी हमारी नहीं जा पाएगी अगर ग्राफ के में देखते हैं तो ये था इसमें। इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था। फिर अगर हम इस पेज की बात करते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसमें कैप डिडेंट फिट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एयर प्राइसेस थे कोरोना के टाइम में, उसको एक कैप लगा दिया गया था कि जो एयर प्राइसेस है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ये कुछ एनालिसिस किया है, उसके बाद ये कहा है कि जो अब कंडीशन है वो स्टेबल हो चुकी है, तो हम जो कैप है प्राइसेस पे वो हटा रहे हैं। और डेट क्या दिया गया है? 31 अगस्त का डेट दिया गया है इसके लिए। फिर यहाँ आइडिया स्पेस पे हमारे पास 2 आर्टिकल है, अ सिस्टम दैट हील्स जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से लेके रिलेटेड है, और लेबर एंड डिसकंटेंट। तो कुछ लेबर कोड्स के बारे में इसमें बात की गई है, तो हम इसको देख लेते हैं। इस आर्टिकल में दिया गया है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम से एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाने के लिए स्ट्राइव कर रहा है, या फिर बहुत मेहनत कर रहा है। तो भोरे कमेटी रिपोर्ट जो थी वो 1946 में, फिर करतार सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी 1973 में, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया 2005 में, और
आयुष्मान भारत मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था 2019 में। तो ये एक सिग्निफिकेंट लैंडमार्क्स है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आज के सिस्टम की बात करें तो वो 30 बेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो कि 4 स्पेशलिस्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती है ब्लॉक लेवल में, और कम्युनिटी वर्कर के द्वारा ऑपरेट की जाती है एक विलेज लेवल में। तो फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये गेम चेंजर था, क्योंकि इसने क्या किया, जो मिशन था इसने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, सर्विस डिलीवरी कैसे होनी चाहिए। तो इसको कहा गया इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हेल्थ स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। तो इसके जो फोकस्ड अप्रोच थे इससे कुछ गेन हुआ है इंडिया को, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें तो 41% से वो 89% हो गया है 2021 में इन कंपैरिजन टू 2005। तो फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है एमएमआर, यानी कि जो जन्म के टाइम माँ की मौत हो जाती है, तो उन वो जो है 407 जो था 1 लाख वुमेन में साल 2000 में था, वो 113 रह गया है सिर्फ, जो कि साल 2021 में। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे पैदा होते हैं पैदा होने के साथ ही मर जाते हैं, वो 58 था आउट ऑफ 1000 लाइफ बर्थ, और अब है सिर्फ 28 आउट ऑफ 1000 लाइफ बर्थ। फिर हम बात करते हैं तो इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, उसके बाद जो डायग्नोस्टिक्स है डिजीज़ के, फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम में जो फुटफॉल है वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हो गया है। और बात करें जो स्टेट्स लाइक बिहार एंड यूपी है, यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ख़राब था। तो इस ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसकी वजह से जो फुटफॉल है या लोगों का आना है हेल्थ केयर सेंटर्स में वो बढ़ गया है। फिर यहाँ पे ऑथर ने बात की कि इतना एफर्ट लगाने के बाद भी सिर्फ 10% जो फैसिलिटीज़ हैं वो आईपीएचएस के जो स्टैंडर्ड है उसको मैच कर सकते हैं। तो आईपीएचएस की बात की थी हमने, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो है उसको मैच करते हैं सिर्फ 10%। फिर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है बेयरली 1.1% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करता है। तो अगर हम 100 रुपये जीडीपी है तो हम अगर उसमें 1.1 रुपये या 1 रुपये 10 पैसे ही सिर्फ अगर हम स्पेंड करते हैं अपने हेल्थ केयर पे, तो फिर कंडीशन कैसे इंप्रूव होगी, ये ऑथर ने क्वेश्चन किया है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा रीज़न है उसमें पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत कम है। एक तरीके से कभी सपोर्ट मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने कहा है। फिर जो इसका रिजल्ट हुआ है जो वो है डेफिशिएंसी और गैप आ गए हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। और अभी की बात करें तो जो इनके ऊपर बर्डन है वो 2 to 10 टाइम हेल्थ केयर सेंटर से बर्डन, जितना अगर उनको 10 पेशेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था तो 20 से लेके 100 पेशेंट का यहाँ पे दिया गया कि 20 से 100 पेशेंट का लोड उनके ऊपर है। तो इससे एफिशिएंसी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करें तो कोविड पैंडेमिक की, तो कोविड पैंडेमिक ने ये हाईलाइट किया कि इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का कितना ज़रूरत है इंडिया में। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है केरला के बारे में, जिसमें 2014 में केरला ने क्या किया था, 3 पीएचसी को अंडर गाइडेंस लाया था इन अ पायलट मोड, और उस हेल्प लिया था इंपीरियल कॉलेज लंदन से और डीएफआईडी से। अब डीएफआईडी का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसका जो जो रोल था वो पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए था। और तो इन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया, इन्होंने उन चीज़ पे ध्यान दिया जो कि एक बहुत ही बेसिक सा फैक्ट है लेकिन बहुत ही इग्नोर्ड फैक्ट है। तो जो कम्युनिटी की नीड है उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। जो फैसिलिटी का डिज़ाइन है वो कम्युनिटी की जो नीड है उस पर होना चाहिए, ना कि सरकार कुछ भी बना दे, या फिर यहाँ पर अगर वो बीमारी नहीं है, अगर इस हेल्थ केयर सेंटर में वो बीमारी नहीं है तो वहाँ पे वो ड्रग भेज के उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर मलेरिया किसी एक एरिया में फैल रहा है तो बाकी एरिया जहाँ पे मलेरिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट जो ड्रग्स हैं वहाँ पे भेजने की जगह, जहाँ मलेरिया का जो प्रेवलेंस ज़्यादा है वहाँ पर ड्रग्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करने लायक है। तो ये कम्युनिटी नीड की बात की गई है यहाँ पे। फिर जो यहाँ पे
केरला स्टेट है उसने रियलाइज़ किया कि जो डेमोलॉजिकल रियलिटीज़ है और एक्नॉलेज किया कि 70 साल पुराने पीएचसी स्ट्रक्चर को इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जो क्रोनिक डिजीज़ है उसको मैनेज किया जा सके। तो फिर केरला ने क्या किया, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसको फैमिली हेल्थ सेंटर FHC का नाम दिया, और फिर कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन इसमें किए गए टाइम टू टाइम, लाइक पीपल फ्रेंडली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, फिर न्यू फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया गया, पेपरलेस जो कंप्यूटराइजेशन है डेटा का उसको किया गया, फिर जो पेशेंट को जो डॉक्टर्स टाइम है उसको जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसका किया गया। ये सब जो स्टेप्स लिए गए, फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर हॉस्पिटलाइज किया गया तो उसके बाद फॉलोअप लेना, ये सब चीज़ें जो है इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो केरला की बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसने रेंज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल सर्विसेज अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रखे हुए हैं, जिस इंक्लूडिंग नेबुलाइजर ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा पेशेंट। तो यहाँ पे केरला की बात करें तो वहाँ पे कम से कम 550 जो है फैमिली हेल्थ सेंटर्स जो है वो अभी करंटली रन कर रहे हैं। फिर जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है, वुमेन कलेक्टिव है और कम्युनिटी लेवल बॉडीज़ है, इनके बीच में पार्टनरशिप हुई और इससे जो है इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। फिर अगर हम बात करते हैं तो लोकल बॉडीज़ जो है उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है। फिर वॉलंटियर बेस जो थे वो कलेक्टिव से आए थे कि खुद वॉलंटियर करेंगे, हम हेल्प करेंगे। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो सर्विसेज को डिलीवर करता था। फिर हम बात करें कि अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है और स्टेट्स को टाइम टू टाइम बेसिस पे रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। लाइक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का कि अगर कुछ हो जाता है तो अकाउंटेबल किसको माना जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाए हेल्थ और वेलबींग ऑफ एवरी मेंबर्स। फिर उसके बाद बात करते हैं तो एक प्रोएक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है इसकी तरीके का, वो किस किस चीज़ों में हेल्प कर सकता है। जो डिजीज़ है उसका अर्ली डायग्नोसिस में, फिर हॉस्पिटेबिलिटी, अगर पहले से पता चल जाए तो हॉस्पिटेबिलिटी को कम किया जा सकता है कि हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े उस पेशेंट को और पहले से ही मेडिसिन देके उसे ठीक किया जा सके, और जो मॉर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है उसको कम किया जा सके। फिर जो केरला जो है जो अटेम्प्ट कर रहा है तो यही सेम बिहार और यूपी को या फिर असम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट जोग्राफीज़ में डिफरेंट मॉर्बिडिटी पैटर्न होते हैं, डिफरेंट हेल्थ सिस्टम होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर मलेरिया कहीं पे प्रेवलेंट है तो वहाँ पे हम मलेरिया के ड्रग पहुँचाएंगे, वहाँ पे मलेरिया के ड्रग पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अस्थमा के पेशेंट्स के अबंडेंस में अगर हम पहुँचा देते हैं और जहाँ पे मलेरिया है नहीं वहाँ पे अबंडेंस में अगर ड्रग्स रखे हुए हैं तो फिर इस सिस्टम का रोबस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ सिस्टम जो है अपने नीड को अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिजीज़ बर्डन, जो डिजीज़ जैसी डिजीज़ जहाँ पर है उसके हिसाब से अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है उसको ट्वीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा है कि सिंगल सिस्टम मे नॉट बी फॉर ऑल, तो वन साइज फिट्स ऑल वाले जो प्रोपेगेंडा है उससे बाहर निकल के हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि जो इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको कैसे बढ़ाया जाए, पर जो अप्रोच और डिज़ाइन चेंज है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी देखना है। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने सिर्फ ये बताया था। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, लेबर एंड इट्स डिसकंटेंट्स। तो इसमें लेबर लॉस के बारे में बताया गया था कि इंडिया की जो ग्रेवेस्ट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही है वो है अर्निंग गुड लाइवलीहुड। तो यहाँ पे लाइवलीहुड की जो प्रॉब्लम थी वो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम से रही है। तो जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट या अनसर्टेन इनकम, पुअर वर्किंग कंडीशन जहाँ भी वो एम्प्लॉयड हैं, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स रही इंडिया के लिए। तो जो डोमिनेंट थ्योरी इन यूज़ है कि अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा देते हैं तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिटीजन्स का ईज़ ऑफ अर्निंग गुड लाइवलीहुड है वो भी बढ़ जाएगा। पर ये इतना रोबस्ट मेथड नहीं है।
इसमें इन्वेस्टर ने ये कहा है कि जो लॉज है वो लेबर्स को प्रोटेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। रिफॉर्म्स की हिस्ट्री देखें तो यूपीए गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, फिर जो एनडीए गवर्नमेंट आई 2015 में, वहाँ से रिफॉर्म लाना शुरू किया। फिर 2019 और 20 में यहाँ पे लेबर कोड्स लाए गए, जो 29 लेबर लॉज थे उनको कन्वर्ट करके 4 कोड्स में डिफाइन कर दिया गया। लेकिन हमें ये देखना है कि जो लेबर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो सेंटर ने लॉ तो बना दिया, पर इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो सेंटर पे स्टेट्स पे होनी चाहिए। तो जिसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया वो है राजस्थान। तो राजस्थान ने इसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया, फिर अदर स्टेट्स ने इनको फॉलो किया। तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की इंटरिम रिपोर्ट आई थी, किस नाम से, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑन लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द स्टेट। तो जो भी रिफॉर्म लिए गए हैं उस पर क्या अब तक का प्रोग्रेस रहा है वो देखा गया था इसमें। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो थे पेमेंट ऑफ वेजेस, सेफ्टी कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसके बारे में था। तो हम पहले लेबर लॉज देख लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या था। फिर लेबर कोड्स की बात करते हैं। तो जो लेबर कोड्स है, तो 4 लेबर कोड्स को सेंट्रल ने इसको पुश किया था 2019 में, जो कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 को पास किया गया था, जिसमें 29 लेबर लॉज थे जिनको रिप्लेस किया जा रहा था 4 लेबर कोड से। तो लेबर कोड्स कौन कौन से थे? कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। तो ये 4 कोड है जिसमें इसको लाया जा रहा था। तो हम अगर कोड ऑफ वेजेस एक्ट की बात करते हैं तो ये जो बिल है ये क्या एम करता है कि जो ओल्ड और ऑब्सोलीट लेबर लॉज है इसको मोर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। तो इसमें क्या इंट्रोडक्शन किया गया, मिनिमम वेजेस का और लेबर रिफॉर्म्स कैसे लाना है उसका इंट्रोडक्शन किया गया था। तो ये क्या रेगुलेट करता है कि वेजेस कितने पे किए जाएंगे, बोनस पेमेंट कैसा होगा। तो एरियाज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, बिजनेस या कुछ भी कैरी आउट किया जा रहा है तो वहाँ पे ये सब वेजेस और बोनस पेमेंट कैसे होंगे। तो इसमें कुछ 4 जो लॉज है इसको सब्ज्यूम कर दिया गया, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ये कुछ 4 लॉज थे जिनको इस कोड के अंदर डाल दिया गया है। तो इसमें जो है यूनिवर्सलाइज किया गया है किस चीज़ का, मिनिमम वेजेस का, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस का, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, और एक वेज सीलिंग जो है उसको प्रोवाइड किया गया है। तो राइट टू सस्टेनेंस फॉर एवरी वर्कर। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो बिल है उसमें एम्प्लॉयज़ को जो मंथली सैलरी है वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ मिल जानी चाहिए। फिर जो वीकली बेसिस पे है उनको बाय द लास्ट डे ऑफ वीक वो मिल जानी चाहिए, और डेली वेजर को दिन के अंत तक सैलरी मिल जानी चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर किया गया है कि जो फ्लोर वेज है उसको फिक्स किया जाए, और जो किसको अकाउंट में लेना है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वर्कर्स का उसको अकाउंट में लेके जो एक फ्लोर वेज है उसको जो है फिक्स किया जाए। तो इससे क्या होगा, जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया जो होगा, अब डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में महाराष्ट्र में फ्लोर वेज डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र में महंगाई भी ज़्यादा है, तो फ्लोर वेज डिफरेंट होना चाहिए। अब यूपी साइड महंगाई थोड़ी सी कम है तो इस साइड जो है फ्लोर वेज थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो मिनिमम वेज जो है सेंट्रल द्वारा डिसाइड करना है, या फिर गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, लेकिन जो मिनिमम वेज है वो फ्लोर वेज से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल देखते हैं। तो इसमें एक एक्ट था 1946 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। तो इसमें यह कहा गया था कि जिस भी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट में 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उस कंपनी को ये क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रूल्स ऑफ कंडक्ट उस किसी भी वर्कमैन के लिए क्या है। फिर नया प्रोविज़न जो लाया गया उसमें क्या कहा गया है, जो नया प्रोविज़न लाया गया कि उसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है कि जो भी 300 से या उससे ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, लास्ट 12 मंथ में किसी भी महीने में अगर उनके पास 300 से ज़्यादा वर्कर्स थे तो उनको यहाँ पे जो डेफिनेशन है या फिर जो टर्म्स हैं या कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में वो 60 दिन के नोटिस के बिना स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, और अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है
ट्राइब्यूनल के या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के अंदर, तो भी कोई भी वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है। और अगर कोई प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है तो उसके 60 दिन बाद तक भी कोई जो है स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है। तो मतलब एक कंडीशन दिया गया है कि 60 दिन का नोटिस देना है पहले, फिर अगर प्रोसीडिंग चल रहा है, अगर स्ट्राइक पे जाना है तो 60 दिन का नोटिस दो, या फिर अगर प्रोसीडिंग चल रहा है तो प्रोसीडिंग जब तक चलेगा तब तक तो आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोसीडिंग खत्म होने की, अगर कोई प्रोसीडिंग किसी ट्रिब्यूनल में खत्म हो जाता है तो उसके भी 60 दिन के अंदर अंदर आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। तो ये इस कंडीशन में दिया गया। तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो कोई भी जो वर्कर है वो नोटिस पे जाएगा, 6 वीक का जो है नोटिस पीरियड उसको देना पड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल है, तो इसमें ये प्रपोज किया गया है कि रीस्किलिंग फंड भी करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए। तो रीस्किलिंग फंड में जो होगा, इसमें क्या किया जाएगा, जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि अप स्किल, कोई भी नए स्किल्स आ रहे हैं तो उनको सीखने के लिए इसमें फंड किया जाएगा। अब इसमें फंड क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय ने लास्ट 15 डेज में सैलरी ड्रॉ की है उसको एज अ फंड भी उतना सेम अमाउंट एज अ फंड रखना पड़ेगा, ताकि अगर फ्यूचर में कभी स्किल को डेवलप करने की बात आती है तो इस फंड का यूज़ करके रीस्किलिंग किया जा सके। फिर जो थर्ड है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2020। तो इसमें क्या प्रपोज किया गया है कि एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड पब्लिश किया गया है। तो इसने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए अलग स्कीम बनाया जाए। गिग वर्कर्स यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, कि कोई स्किल सीख ली उसके बाद वो डिफरेंट लोगों के पास जाके काम लेते हैं, उनका काम करके पैसे लेते हैं और फिर चले जाते हैं, गिग वर्कर्स हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनके लिए अलग अलग कोड जो है या फिर अलग अलग जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको लाया जाए। फिर एग्रीगेटर्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है जो भी एग्रीगेटर्स हैं जो कि गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना है 1 to 2% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर फॉर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के लिए इनको 1 से 2% का जो टर्नओवर हो रहा है उसको सोशल सिक्योरिटी के लिए रखना है इन वर्कर्स के लिए। फिर इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 में ये कहा गया है कि जो इसमें ये माइग्रेंट वर्कर को डिफाइन किया गया है कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में काम की तलाश में आए हैं और अप टू 18,000 अ मंथ कमा रहे हैं तो उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स के कैटेगरी में डाला जाएगा। तो जो अभी प्रेजेंट का डिफिनीशन है उससे डिस्टिंक्शन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। तो अब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की ही सिर्फ नहीं है, बाकी सब ये एक ब्रॉड टर्म दे दिया है। जो भी 18,000 तक कमा रहे हैं और दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं तो वो माइग्रेंट वर्कर्स हो गए। तो फिर इसमें क्या कहा गया है कि टेम्परेरी अकोमोडेशन का जो प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है, लेकिन अब क्या किया गया है कि एक जर्नी अलाउंस, एक लमसम अमाउंट ऑफ फेयर जो है वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। किस किस चीज़ के लिए, आने और जाने दोनों के लिए। अब कहाँ आने जाने के लिए, वो उनके जो नेटिव प्लेस है या फिर उनका घर है वहाँ से उनके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक। तो जितना खर्चा आने में लगेगा जितना खर्चा जाने में लगेगा वो एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत है। तो हमने वो देख लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ कहा गया है कि जो लेबर लॉज में रिफॉर्म आए हैं उनका बहुत ही कम इफेक्ट है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म, जो सबसे पहला स्टेट था, तो इससे बेनिफिट उसको सबसे कम हुआ है, यहाँ पे इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। फिर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि फिर भी अगर हम बात करें तो जो हम 2010 से 2014-15 की बात करते हैं तो उसमें 51% जो कंपनी थी वो 300 से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करती थी, वो इंक्रीज़ होकर 55.3% हो चुका है। इस पीरियड में क्या किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया था। और फिर यहाँ पे 55.3% से 56.3 मतलब 1% का इंक्रीज़ हुआ है 2017-18 में, जब कुछ स्टेट्स ने बोल्डर रिफॉर्म लाने के ट्राई किया था जिसमें एम्प्लॉयर्स को फेवरेबल किया गया था।
तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ में है वो इनफॉर्मल होती जा रही है, जिसमें लार्ज इन्वेस्टर जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय की जगह एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हायर करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद इसमें रिपोर्ट ने ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पेड लीव मिलेगा, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा और कुछ सोशल सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और इसमें यही बताया गया है कि किसी भी एंटरप्राइज को 300 पर्सन को एम्प्लॉय करना जरूरी नहीं है कि इस बेनिफिट को देने के लिए, कि अगर हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या पेड लीव देते हैं तो 300 पर्सन हमारी कंपनी में होने ही चाहिए। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके साथ साथ राइट टू बी हर्ड और राइट फॉर डिग्निटी एट वर्क, ये भी एक मिनिमम इसेंशियल्स है एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस रिपोर्ट में ये क्वेश्चन किया गया है कि रिफॉर्म्स ने वर्कर्स को बेनिफिट किया है कि नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी पर्पस था लेबर लॉज का तो वो वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ना कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ये रिपोर्ट है इसमें एम्प्लॉयर्स के तो व्यूज़ हैं, इसमें लॉन्ग चैप्टर है एम्प्लॉयर के व्यूज़ पे, लेकिन जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को या फिर यूनियंस को हुआ है उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फर्दर जो ऑथर है उन्होंने बताया कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, कि अगर अभी हमारी इकोनॉमी कहाँ पे है और कहाँ होनी चाहिए, इसमें जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें 1980s की और 1990s की, तो इसमें जो है जीडीपी का 1% जो था उसने 2 लाख न्यू जॉब जनरेट की थी। फिर 1990 से 2000 की बात करते हैं तो इसमें डिक्रीज हुआ, 1 लाख जॉब आई एवरी 1% ग्रोथ पे। फिर 2000 से 2010 की बात करें तो 50,000 सिर्फ जॉब आई 1% की ग्रोथ से। तो इसमें एक फंडामेंटल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ऐसा जो ऑथर है उन्होंने कहा है। जो नेक्स्ट भी यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक फंडामेंटल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है, बेनिफिट रिफॉर्म का सबको मिलना चाहिए, सारे सिटीजन को ईज ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए विथ मोर डिग्निटी, भले ही वो फार्मर्स हो, फैक्ट्री वर्कर्स हो या फिर सर्विस एम्प्लॉयज़ हो। तो इसमें सिर्फ इतना ही था। फिर हमने देख लिया लेबर लॉज क्या थे, लेबर कोड्स क्या थे, तो इसको एक्सटेंसिवली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज की तरफ। फिर एक्सप्लेन पेज पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम है और एक नेटोज के साथ इंगेजमेंट है। तो क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम क्या होता है? तो क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम में एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान हमेशा थका थका रहता है, तो इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है और बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं तो आदमी थका थका रहेगा, तो ये क्रोनिक डिजीज़ है। तो एक वुमेन है बेंगलुरु से, तो उन्होंने एक PIL फाइल की थी, उन्होंने एक पिटिशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि एक जो उनका फ्रेंड है वो क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है 2014 से, मतलब कि आज 8 साल हो गए उसको सफ़र करते हुए, और वो यूरोप जा रहा है ताकि वो एक यूथनेशिया ले सके, फिजिशियन असिस्टेड। तो अब यूथनेशिया क्या होता है? तो यूथनेशिया को बोला जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। तो ये मर्सी किलिंग कहते हैं, कि मतलब कि जान करके किसी के जो अपनी लाइफ है या फिर किसी पर्सन की लाइफ है उसको ले लेना या फिर लाइफ को ख़त्म कर देना, ताकि उसको जो पेन है उससे रिलीफ मिल जाए या फिर कुछ उसको प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिल जाए। तो यूथनेशिया के बारे में हम अभी देखते हैं। फिर इस डिज़ीज़ का नाम है मेयाल्जिक इंसेफेलोमेलेटिस, तो इस डिज़ीज़ का नाम दिया हुआ है। फिर इसमें ये कहा गया है कि इस डिज़ीज़ में हमने जैसे की बात की कि जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट होता है और बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो US के जो सेंटर डिजीज़ फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC है उसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। फिर इसके कॉज की बात करें तो इसके कॉज अभी भी अननोन है। फिर इसके जो पोटेंशियल ट्रिगर है वो है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर हार्मोनल बैलेंस एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, मतलब जेनेटिक इम्बैलेंसेस की वजह से। तो अभी भी कोई इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, तो मेडिकल एग्जामिनर्स को
ब्लड और यूरिन टेस्ट पे ही जो है रिलाई करना पड़ता है। फिर अगर एज ग्रुप की बात करें तो ये 40 to 60 ईयर्स में कॉमन है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं तो इसमें ये लिखा है कि जो 6 मंथ्स तक की फैटीग है दैट इज मोर सीवियर देन एवरीडे फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। तो थकान तो सबको होती है, लेकिन अगर थकान से कुछ ज़्यादा है तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया है इस थकान को, तो ये इस डिजीज़ का एक सिम्टम हो सकता है। और फैटीग जो है, ये थकान जो है वो सोने से भी नहीं जाती है, एक्सरसाइज करने से ये जो सिम्टम है वो और वर्स हो जाते हैं। तो यूके नेशनल हेल्थ सर्विस ने ये कहा है। फिर अगर हम बात करें इसके अदर सिम्टम्स की, तो सोने में दिक्कत होना, सोचने में परेशानी होना, फिर मेमोरी रिटेंशन यानी याद करने में दिक्कत करना, फिर कंसंट्रेशन बनाने में भी दिक्कत होना, फिर जो हेडेक्स हैं, मसल पेन है, जॉइंट एक है, फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स होना, टेंडर लिम्फ नोड्स, डाइजेस्टिव इश्यूज। तो ये सब कुछ और इसके सिम्टम्स दिए गए हैं, तो अभी इस पर और रिसर्च चल रही है। तो न्यूयॉर्क स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम है वो पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइज है, पीएम, जो कि इसमें पेशेंट ये बोलते हैं कि जैसे ही फिजिकल या मेंटल एनर्जी जो है उनकी क्रैश कर जाती है, इवन माइनर एक्टिविटीज़ है, मतलब कि जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ काम किया तो एकदम थक जाते हैं। अगर जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम शॉपिंग करने थोड़ा सा शॉपिंग कर ली तो एकदम थक गए, या थोड़ा सा ब्रश कर लिया, ब्रश करते करते ही एकदम थकान हो जाती है। तो ये इसके बारे में बताया गया। फिर ट्रीटमेंट जो है, इसकी अभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो ये डिजीज़ है इसको पहले जो पेसिंग कही जाती थी, या फिर बेल, जो पहले जो रिकमेंड किया था उसको पेसिंग बोलते थे। पेसिंग में क्या होता है कि अब इंसान को जो रेस्ट और काम करने के बीच में एक बैलेंस बना, जैसे 2 मिनट काम कर लिया, फिर 5 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 3 मिनट काम कर लिया, 5 मिनट रेस्ट कर लिया, तो ऐसे इसको बैलेंस बनाते हुए अपने काम को करना होता है। तो सीडीसी जो है उसने पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ग्रेडेड एक्सरसाइज थेरेपी, मतलब जिसमें एक्सरसाइज करना हो, एक्सरसाइज करके थोड़े थकान को हटाना हो, तो उस पर दिया गया था, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि इफेक्टिवनेस पे कंसर्न उठने लगे, तो सीडीसी ने इसको रिकमेंडिंग करना बंद कर दिया, या रिकमेंड करना बंद कर दिया। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ था। अब हम देखते हैं कि यूथनेसिया क्या होता है। तो इसमें पूरी डिटेल दी हुई है यूथनेशिया के बारे में। तो यूथनेशिया को गुड डेथ कहा जाता है या फिर मर्सी किलिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेंशनली जो है किसी पर्सन की लाइफ को एंड कर देना, किन किन रीजन से, पेन को रिलीव करने के लिए, सफरिंग को रिलीव करने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज में इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं, और कि ये मोरल है या एथिकल है कि नहीं है। फिर लीगल इश्यूज भी हैं यूथनेशिया को लेके। तो यूथनेशिया 3 तरीके के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया। तो अगर हम वॉलेंट्री यूथनेशिया की बात करते हैं तो इसमें पर्सन के कंसेंट से यूथनेशिया किया जाता है। तो सम कंट्रीज में लीगल है, और एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वो नेदरलैंड, कोलंबिया, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। फिर नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे पर्सन कोमा में है, तो इसमें कंसेंट तो अनअवेलेबल होगा, क्योंकि अब पर्सन बात कर नहीं सकता, तो उसको कंसेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इस पे है नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया। तो नॉन वॉलेंट्री यूथनेशिया जो है वो इलीगल है एवरी कंट्रीज में, लाइक चाइल्ड यूथनेशिया विच इज़ इलीगल वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अब बच्चा तो यूथनेशिया के लिए हाँ ना कर नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा है, उसको क्या मालूम यूथनेशिया क्या होता है। फिर नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री यूथनेशिया। यूथनेशिया जो है अगेंस्ट द विल ऑफ पेशेंट किया जाए, कि पेशेंट नहीं चाहता कि उसका यूथनेशिया किया जाए, पर उसका यूथनेशिया कर दिया जाता है या फिर उसकी मर्सी किलिंग कर दी जाती है। तो ये इनवॉल्यूंट्री यूथनेशिया है। तो अगर हम देखें तो अगर मैं कंसेंट नहीं देता और मेरा यूथनेशिया किया जाता तो ये एक मर्डर है, तो इट इज़ यूजली कंसिडर्ड मर्डर। तो इसमें ये दिया गया है। तो पैसिव और एक्टिव यूथनेशिया भी टर्म होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूंट्री, नॉन वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री यूथनेशिया को पैसिव और एक्टिव वेरिएंट्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो पैसिव यूथनेशिया में क्या किया जाता है कि जैसे एंटीबायोटिक या फिर नेसेसरी
मेडिसिन जो दी जाती है वो उसको देना बंद कर देते हैं, तो वो पैसिव हो जाता है कि अगर हम इस मेडिसिन को देना बंद करें तो अपने आप इस पेशेंट की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ये हो गया पैसिव यूथनेशिया। फिर एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि लीथल सब्सटेंस दे दिया जाए, जैसे लीथल इंजेक्शन लाइक पॉइजन का, या फिर, तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल मीन्स कहा जाता है इसका, यूथनेशिया का। तो अगर हम यूथनेशिया के बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ के स्टैंड की बात करते हैं, तो यूथनेशिया जो है इलीगल है, लेकिन फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल है यूएस में। फिर नेदरलैंड और बेल्जियम की बात करें तो 2001 और 2002 से यूथनेशिया और फिजिकल असिस्टेड सुसाइड भी लीगल है। फिर स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में यूथनेशिया लीगल है, पर फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है वो लीगल है। तो इन 3 कंट्रीज़ में यूथनेशिया इलीगल है, फिजिशियन असिस्टेड जो है सुसाइड जो है वो तो लीगल है, पर नेदरलैंड और बेल्जियम में नॉर्मल यूथनेशिया भी लीगल माना जाता है। तो जापान में यूथनेशिया जो है अनक्लियर है। तो अगर जापानीज क्रिमिनल कोड की बात करें तो उसमें तो ये इलीगल दिया हुआ है, लेकिन 1962 कोर्ट केस की बात करें तो इसमें लिखा है कि वन कैन लीगली एंड्स अ पेशेंट लाइफ इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो फिजिशियन असिस्टेड जो सुसाइड है वो भी इलीगल है जापान में, लेकिन अगर कुछ कंडीशन 1962 के केस में ये कहा गया था कि जो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल किया जाता है तो इसको यूथनेशिया को लीगल माना जाएगा। और बात करते हैं यूके, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे तो यूथनेशिया बिल्कुल ही इलीगल है। तो अगर इंडिया के जर्नी की बात करें तो 2006 में लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है इशू ऑफ यूथनेशिया को जो है उस पर स्टडी करे और एक्सपर्ट कंसल्टेशन लेने के बाद तो लॉ बनाया इस सब्जेक्ट पे। फिर 2011 में अरुणा शानबाग केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि पैसिव यूथनेशिया जो है उसको लीगल कर दिया जाए और सेंटर को बोला जाए कि एक लॉ बनाया जाए इसको मॉनिटर करने के लिए। तो इंडिया में पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है, क्योंकि अरुणा शानबाग जो थी वो पैसिव जो वेजिटेटिव स्टेट मतलब कि कोमा के कंडीशन में थी लास्ट 42 ईयर्स से। तो इसमें जो है यूथनेशिया का जो परमिशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड से एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा और हाई कोर्ट से एक डिक्लेरेशन भी लेना पड़ेगा पैसिव यूथनेशिया को परफॉर्म करने के लिए। तो 2011 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया था पैसिव यूथनेशिया पे और लिविंग विल्स पे। फिर मई 2016 में यूनियन मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था टर्मिनली इल पेशेंट प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिल ऑन इट्स वेबसाइट। तो अभी भी ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट से पास होने के लिए रखा हुआ है, तो इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके इसको पास करा देंगे तो यूथनेशिया जो है वो कम्प्लीटली एक लॉ बन जाएगा। तो अभी ये एक लॉ नहीं है, बस यहाँ पे कहा गया है कि पैसिव यूथनेशिया लीगल है, पर उसके लिए भी क्लियरेंस लेना पड़ता है मेडिकल बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से और हाई कोर्ट से जो है क्लियरेंस लेना पड़ता है, तब जाके कहीं यूथनेशिया लीगल हो सकता है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था कि बीमारी क्या है। और फिर इंडिया और नाटो की इंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो नाटो जो है ये भी हम देख लेंगे नाटो क्या होता है, इसको अलग से नोट्स है इस पे। फिर यहाँ पे कैसे ये बिगिन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो सोवियत यूनियन है उसके साथ इसमें पार्टनरशिप करनी थी, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम सिर्फ नाटो के बारे में ये देख लेते हैं कि जो इनिशियल जो सिग्नेचरीज थे नाटो के, तो वो यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल, नेदरलैंड, आइसलैंड, इटली और लग्जमबर्ग थे। तो ये टोटल 12 सिग्नेटरी थे अप्रैल 4 1949 को इनिशियली। तो अभी 30 मेंबर्स हैं इसमें। तो अभी हम आगे देखते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो और इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया जो है ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड नाटो क्या कर रहा है कि नाटो जो है अपना ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन कर रहा है मेडिटेरेनियन में, और इंडिया क्या है वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड नेबर्स
में वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो जब नेटो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो नेटो का जो ओवरलैपिंग है वो होना तो ऑब्वियस है। फिर इसका जो नोटेबली अगर हम देखा जाए इसमें, तो ये अफगानिस्तान में देखा गया है। फिर इंडिया ने कुछ कंसर्न शो किया, क्योंकि जो नेटो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ क्लोजली अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है या क्लोजली डील कर रहा है। इसमें ये कहा गया है कि जो नेटो है उसको फ्लेक्सिबल रेंज है पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इंडिया की जो सेंसिटिविटी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेके, तो वो उसकी कोऑपरेशन को लिमिट कर सकता है। तो अगर हम रीसेंट पुश की बात करें तो यहाँ पे यूएस कांग्रेसमैन रो खाना जो है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन ओरिजिन ये एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो कि यूएस कांग्रेसमैन है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को ऐड करना एज अ 6th कंट्री टू द नेटो प्लस वुड बी न्यू दिल्ली टुवर्ड अ सिक्योरिटी अलाइनमेंट विद यूएस। तो यूएस का तो एक सिक्योरिटी अलाइनमेंट करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया और नेटो के टॉक की? तो इंडिया जो स्ट्रेटेजिकली यूएस की तरफ मूव कर रहा है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इसका जो इंगेजमेंट है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं है। भले ही फ्रांस के साथ जो इसका इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी यूरोपियन कंट्रीज से के कंपैरिजन में। अगर हम नेटो की बात करें तो इंडिया का जो टॉक है नेटो के साथ वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नेटो जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बायलैटरल डायलॉग में इंगेज कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप्स है कंटिन्यू एंगेजमेंट और ऑन अ म्यूचुअली एग्रीड एजेंडा। तो किसी भी एजेंडा पे म्यूचुअली एग्री करके तो कंटिन्यू करना इस डायलॉग की, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना रीजन में। तो ये इस पे कर सकती है इंडिया। तो अगर हम बात करते हैं नेटो की, तो नेटो का फुल फॉर्म देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखना है कि ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से स्टेब्लिश हुई है, या फिर इसी को वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। तो अगर कभी भी वॉशिंगटन ट्रीटी का नाम है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर नाटो से रिलेटेड है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका वो ब्रसल्स बेल्जियम में है, और इसका एक अलाइड कमांड ऑपरेशन है जो भी बेल्जियम के मॉन्स में है। तो ये याद रखना है। फिर अब इसके मेंबर्स की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। फिर इसको साइन किया था 12 कंट्रीज़ में, जैसा कि हमने अभी देखा था 12 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी: यूएस, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, पोर्टुगल, नीदरलैंड, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग। तो ये 12 कंट्रीज़ थी, उन्होंने साइन किया था इनिशियली। पर इसने साइन जो किया गया था उसमें वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से सोवियत यूनियन से, तो ये इसमें दिया गया था। तो यहाँ पे ओरिजिनल मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए। फिर कौन कौन किस साल ज्वाइन किया था, जैसे ग्रीस और टर्की ने 1952 में, फिर वेस्ट जर्मनी में ने 1955, और 1990 से वो जर्मनी बन गया। फिर स्पेन 1982, चेक रिपब्लिक, ये सब है। जो लेटेस्ट जो ज्वाइन किया है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो टोटल इसके 30 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रांस ने जो इसके इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड थी उससे 1966 में विड्रॉ कर लिया था, लेकिन नेटो का मेंबर बना हुआ था। और 2009 में नेटो जो है उसने नेटो के मिलिट्री कमांड को फ्रांस ने वापस ज्वाइन कर लिया। फिर अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिनलैंड और स्वीडन ने इसमें मेंबर बनने का इंटरेस्ट शो किया है। तो अभी भी ये होल्ड पर है क्योंकि टर्की इस पर अपोजिशन कर रहा है। तो देखते हैं जो नेक्स्ट क्या होता है इस पर, टर्की, फिनलैंड और स्वीडन इसके मेंबर बन पाते हैं या नहीं। तो अगर हेडक्वार्टर देखें अलाइड कमांड का, तो हमने देख लिया। फिर नेटो का जो ऑब्जेक्टिव है तो वो है फ्रीडम और सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड बाय पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस। तो जितने भी मेंबर कंट्री, जो भी 30 मेंबर्स हैं इसके, तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो सारे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना उस मेंबर कंट्रीज़ का, वो नेटो के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? डेमोक्रेटिक जो कंसल्टेशन है, कोऑपरेट करना डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे मेंबर कंट्रीज में, और लॉन्ग रन में ट्रस्ट बिल्ड करना और कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, ये इसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। फिर अगर हम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो पीसफुल रिजोल्यूशन अगर फेल हो जाते हैं या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो मिलिट्री पावर का यूज़ करके क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन करना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं तो जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे ये फाइल अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर नेटो फंक्शन कैसे करता है? तो नेटो का एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है
लेकिन इसके खुद के फोर्सेस बहुत कम है। तो जो जो फोर्सेज हैं वो अपने नेशनल कमांड के अंडर ही रहते हैं अनटिल मेंबर कंट्रीज जो है वो एग्री करते हैं नेटो रिलेटेड टास्क को कैरी आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट फोर्सेज रिमेन अंडर देयर नेशनल कमांड, तो अपने नेशनल कमांड के अंडर रहते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर यूएस है तो यूएस की जो आर्मी है वो यूएस की कमांड के अंदर ही रहेगी जब तक नेटो रिलेटेड टास्क नहीं आता। जैसे ही नेटो रिलेटेड टास्क आएगा तो यूएस, बेल्जियम, फ्रांस, जितने भी कंट्री है सारे आर्मी मिलके एक जगह इकट्ठा होंगे या फिर एक जो टास्क है उसको करने के लिए फॉरवर्ड आगे आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ अलायंस दिए गए हैं तो ये सब आप पढ़ लेना, नेटो कैसे ओरिजिनेट हुआ था। तो सारी जो भी हिस्ट्री इसमें दिया गया है तो वो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया कि 1948 में क्या हुआ था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो 1948 फिर इसकी पूरी हिस्ट्री दी गई है। फिर नेटो के कुछ अलायंस के बारे में भी है कि यूरो एटलांटिक पार्टनरशिप EAPC क्या है, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन डायलॉग क्या है, इस्तांबुल कोऑपरेशन क्या है। तो आज की न्यूज़ के हिसाब से इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली ये मैंने खुद नहीं बनाया पर मैंने इसे डिफरेंट सोर्सेज से कॉपी करके इससे एक वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट जो कि आज के एक्सप्लेन्ड और न्यूज़ सेक्शन को रिलेट करते हुए था, जो एडिटोरियल सेक्शन था वो और जो हमारा एक्सप्लेन्ड सेक्शन है उससे इम्पॉर्टेंट जो भी इसमें न्यूज़ थी या फिर जो भी टर्म्स जो यूज़ हुए हैं इसमें उसके बारे में था। तो ये मैप भी है जिसमें नेटो के मेंबर्स और जितने भी उसके इनिशिएटिव्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्वीडन और फिनलैंड है जो कि यहाँ पे इसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन पे जब हमला किया था तो यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल एग्रेशन है वो मेंबर कंट्रीज़ का नहीं था तो इतना कुछ शो नहीं किया। पर फिर भी अगर हम बात करते हैं इंटरनल मैटर्स की, तो अगर दो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर इनके बीच में होता है या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेसर जो है मेंबर कंट्री को अटैक करता है तब तो सारे मिलके अटैक कर देंगे। लेकिन जो इंटरनल अगर ये कोई कंट्री है अगर उसमें इंटरनल जो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, दंगे होते हैं, कूप होता है, मिलिट्री कूप होता है, तो ये जो है इसको इंटरफेयर नहीं करता है नेटो सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन मेंबर कंट्रीज को लेके एक्शन लेता है। तो ये था इस एक्सप्लेन्ड और न्यूज़ जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो न्यूज़ सेक्शन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। बाकी कुछ एक्सप्लेन्ड और एडिटोरियल सेक्शन में कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ भी। तो जो भी डिस्कशन था वो हमने कर लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।